हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे फॉर द अपकमिंग एग्जाम। तो आज मैं आप सबके साथ जुड़ा हूं, एक सक्सेस स्टोरीज को लेके आया हूं यहाँ पे मैं। तो क्या है वो सक्सेस स्टोरी? तो यहाँ पे मैं सक्सेस स्टोरीज बताने वाला हूँ सवा जी का, सवा सिरेन उनका सक्सेस स्टोरीज के बारे में यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। उन्होंने कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया। ओके तो जैसे जो सवा जी हमारे साथ यहाँ पे जुड़े हैं, उनको पीएचडी कर रहे हैं अभी, उनके साथ उनका फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और उसके साथ साथ उनकी एक छोटी सी बेबी है। मतलब आप समझ पा रहे हो कि फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ इस एग्जाम को क्लियर करना कितनी बड़ी बात है। ओके तो उसके रिलेटेड यहाँ पे आज मैं आपको बताऊंगा। सवा जी की जुबानी से हम सुनेंगे, सवा जी खुद बताएंगे कि उनका क्या स्ट्रेटेजी था, उन्होंने कैसे इस एग्जाम को क्लियर किया, उसके साथ साथ उन्होंने कैसे खुद को मोटिवेटेड रखा इस एग्जाम टाइम ड्यूरेशन के दौरान। और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज हम सवाजी से सुनने को मिलेगा। सवाजी बताएंगे, आपको बताएंगे क्या टिप्स थे, क्या ट्रिक्स थे उन्होंने जो फॉलो किया था। और डेफिनेटली अगर आप भी उनके टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो, डेफिनेटली आपको भी अपकमिंग एग्जाम में वही सब चीज आपको डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा मदद करेंगे। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल सवाजी, वेलकम टू IFS platform and many congratulations for clearing this exam. Okay so thank you so much. Yes. तो सवाजी स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पूछूंगा। तो इंट्रोडक्शन दे के बताइए कि एक्चुअली आप कहाँ से हो, आप अभी कर क्या रहे हो, और उसके साथ साथ आपने जो भी आपके बारे में है छोटे शब्द में, छोटे लफ्ज में आप अपने बारे में बता दीजिए। ओके सो मेरा नाम सबा शिरीन है। आई बिलोंग टू छत्तीसगढ़। वहाँ पे एक सिटी है भिलाई विच इज़ फेमस फॉर भिलाई स्टील प्लांट। सो आई बिलोंग टू दैट प्लेस एंड मेरा ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से एंड आफ्टर दैट मैंने CS कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स कंप्लीट किया है एंड आई हैव वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 5 years. So I worked for IIT Roorkee as an international relation officer. And there only I got the spark I should study further and go for the PhD. So and then only the NET exam came into the picture. And yes, as sir said, I have a small baby. So उसके साथ साथ फिर मैंने NET की प्रिपरेशन स्टार्ट करी एंड अभी फिलहाल मैं PhD कर रही हूँ UPS कॉलेज है देहरादून में, वहाँ से। और ये मेरा अभी फर्स्ट सेमेस्टर है फॉर PhD. यस तो जैसे आप सबने सुना कि सवाजी का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के साथ साथ उन्होंने इस एग्जाम को दिया। ओके तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सवाजी के पास कितने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ उन्हें इस एग्जाम को भी क्लियर किया। ओके तो सवाजी मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि आपने इस एग्जाम के लिए कितने सालों से या फिर कितने दिनों से प्रिपेयर कर रहे थे, और ये भी बताइए क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था, और ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका, फर्स्ट, सेकेंड, या फिर कौन सा अटेम्प्ट में आपने इस एग्जाम को क्लियर किया? ओके टेक्निकली ये तो मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने बस जस्ट टू नो कि क्या पैटर्न होता है, और उसके लिए फिर मैंने एग्जाम दिया था लास्ट अपना अटेम्प्ट। बट ये था कि डेफिनेटली विद लाइक हैविंग अ बेबी इनसाइड और फिर एग्जाम देना, वो इट वाज वेरी टफ। सो दिस टाइम मैंने एक स्ट्रैटेजी फॉलो की और उसके बाद ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है जिसको मैंने मतलब रिलीजियसली अपनी स्ट्रैटेजी फॉलो करके इसको क्लियर करने की कोशिश की थी। ओके तो सवाजी मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपके पास इतने सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज थे, तो कभी आपको ऐसा लगा कि मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, मतलब एक स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता है ना कि मुझे इतने आवर्स प्रिपेयर करने हैं, इतने आवर मुझे देने हैं, पेपर 1 के लिए इतने आवर देने हैं, पेपर 2 के लिए इतने आवर देने हैं। तो कभी आपको ऐसे लगा है कि मेरे पास टाइम कॉन्स्टेंट आ रहा है, कभी आपने ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाए, कभी आपको ऐसे हुआ है, या फिर आपने ऐसे एक स्ट्रक्चर बनाया था और उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर करते थे? सर टाइम कांस्टेंट तो लाइक हमेशा मुझे लगा है कि लाइक मेरे पास टाइम नहीं है, बिकॉज कभी भी मैं अगर प्लान करती थी तो वो ज़रूरी नहीं है वो डे मेरा वैसे ही जाए। कभी भी कुछ भी काम होता था तो आई हैव टू मतलब उसमें मुझे ध्यान देना होता था। बट मैं हमेशा फोकस रखी लाइक एवरी डे मुझे 2 hours की स्टडी करनी है। बट वो 2 hours ऐसे नहीं होते थे लाइक घड़ी देख के 2 hour की स्टडी मीन्स जो मेरी कैपेबिलिटी है उसमें जो मेरे 2 hours का आउटपुट होना चाहिए। तो इसीलिए मैं अपना हमेशा प्लान ऐसे करके चलती थी कि वो 2 hours की जो भी मेरा जो टारगेट है वो अचीव हो। विद इन 2 hour हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मुझे वो स्ट्रेच करना पड़ता था या नेक्स्ट डे ज्यादा टाइम देना पड़ता था जब पॉसिबल होता था। तो मैंने हमेशा ये बेसिक अपने 2 hours वाली स्ट्रेटेजी लेके चली थी अपने प्रिपरेशन के टाइम। ओके
तो यहाँ पे सवा जी कुछ आप सजेस्ट करना चाहोगे जो भी हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स जो कि नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको कैसे टाइम कांस्टेंट, उनको कैसे टाइम को मैनेज करना है? जो भी मैक्सिमम पॉसिबल आप टाइम डिवोट कर सकते हैं वो आप, लेकिन रियलिस्टिक अपना टाइम टेबल बनाइए, बिकॉज ऐसा लगता है हमें हम 10 घंटे पढ़ लेंगे, 12 घंटे, वो पॉसिबल नहीं होता, माइंड की अपनी कैपेसिटी है। तो आप भले 3 घंटे 4 घंटे पढ़े, लेकिन उसमें अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट बनाए जो आपको अचीव करना होगा उस पर्टिकुलर डेट पे। और यही आपको हेल्प करेगा जब आप एग्जाम देने जाएंगे, बिकॉज मैनेजमेंट के पेपर काफी लेंदी होते हैं और मैक्सिमम बच्चों के एग्जाम जो है वो छूट जाते हैं, क्वेश्चंस मिस हो जाते हैं। तो वो आपको स्ट्रेटेजी डेफिनेटली फॉलो करेगी कि उस टाइम पीरियड में आपको उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो आप हमेशा ये स्ट्रेटेजी लेके ही चलिए। और सर एक छोटा सा मंत्रा बताना चाहूंगी जो मैंने फॉलो किया और मेरे लिए वर्क किया, वो मैंने इस बार अप्लाई किया था। मैंने आई गेस मैंने सिलेबस याद कर लिया था कि मैनेजमेंट का और पेपर 1 का, और मैंने उसको टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट किया, बिकॉज अगर मैं अलग अलग टॉपिक्स सर्च करती तो शायद मैं कंफ्यूज हो जाती। तो मैंने पर्टिकुलरली यूनिट वाइज टॉपिक लिए और टॉपिक वाइज ही मैंने प्रिपरेशन करी ताकि मैं टाइम पे सिलेबस कंप्लीट कर सकूं, बिकॉज टाइम मेरे पास डेफिनेटली नहीं था सब चीजें मैनेज करने के बाद। तो ये स्ट्रेटेजी मेरे लिए काफी हेल्पफुल थी। ओके, तो इससे स्टूडेंट्स देखिए हमें ये सीखने को मिल रहा है कि सबसे पहले आपको सिलेबस अच्छे से समझना है। देखो सिलेबस अगर आप समझोगे नहीं तो बहुत सारे टॉपिक्स आपके रह जाएंगे। तो सबसे पहले आप अपना सिलेबस को देखिए, कौन से सिलेबस से आपको कौन से टॉपिक आते हैं, कौन से टॉपिक नहीं आते हैं। तो आप इससे आप एक अपना स्वॉट एनालिसिस भी कर सकते हो, जैसे हम एमबीए बिजनेस में हम पढ़ते हैं ना स्वॉट एनालिसिस करना, तो स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो। और उसके साथ साथ सवाजी ने जैसे बताया कि उन्होंने एक टाइम स्टैंडर्ड सेट किया था अपने लिए। टाइम स्टैंडर्ड मतलब वो डेली बेसिस में 2 to 3 आवर्स देते थे। ओके, तो 2 to 3 आवर्स, तो वो बताया अगर उन्होंने 2 घंटे 3 घंटे कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं उस दिन, उन्होंने जो स्टैंडर्ड सेट किया था तो उसको वो अगले दिन लेके जा रहे थे। मतलब अगले दिन वो एक्स्ट्रा पढ़ते थे, मतलब जो पहला दिन नहीं हो पा रहा था उसको वो कंपनसेट करते थे। तो आपको भी एक प्रॉपर टाइम बनाना है, एक टाइम शेड्यूल अपने लिए सेट करना है और उसी के हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में जानना होगा, पेपर 1 में क्या सिलेबस है, पेपर 2 में सिलेबस क्या है। ओके, तो सवाजी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने पेपर 1 के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाया और पेपर 2 के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनाया? जैसे पेपर 1 में हमारे 50 क्वेश्चंस होते हैं, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो आपका जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तो आपने पेपर 1 को कैसे प्रिपेयर किया और पेपर 2 को कैसे प्रिपेयर किया, उसके बारे में थोड़ा बताइए। ओके सर, पेपर 1 में ऑल्टरनेट डेज में पढ़ती थी, पेपर 2 में डेली बेसिस पे पढ़ती थी, बिकॉज मैनेजमेंट के काफी सारे कंसेप्ट्स थे जो मुझे ऐसा लगता था मुझे कवर करने हैं, बिकॉज मैं लास्ट 4-5 ईयर्स से बिल्कुल भी स्टडी के टच में नहीं थी। तो एक बार वो दोबारा से वो पढ़ाई का मोड ऑन करना लाइफ में वो थोड़ा सा टफ होता है, एंड दैट टू जब आपके पास टाइम भी कम है। तो मैंने हमेशा पेपर 2 को ज्यादा टाइम दिया है एज कम्पेयर टू पेपर 1, और उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी दोनों की सेम थी। लाइक सिलेबस मैंने एक यूनिट लिया, उसको मैंने टॉपिक वाइज कवर करते हुए जो मुझे लग रहा है कि छोटे मोटे नोट्स बनाने हैं वो मैं नोट्स बनाती थी और एग्जाम के पहले उसको कवर करके चले जाए। और सर आप लोग के अच्छे वो तो चलते हैं सर लाइव क्लासेस, वो तो सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। अगर कोई भी टॉपिक अगर हमें प्रिपेयर करना है, लाइक मुझे ऐसा लगता था मैंने कोई यूनिट कंप्लीट कर लिया है तो आई गो फॉर जो IFAS के आप लोग काफी सारे MCQs क्वेश्चन सॉल्व कराते थे। और उसमें सर एक चीज ये अच्छा था आपके उसमें जो आप टॉपिक वाइज लेके चलते थे। अगर टीचिंग एप्टीट्यूड कर रहे हैं तो वो कंप्लीटली टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है, रिसर्च एप्टीट्यूड है तो रिसर्च एप्टीट्यूड के, तो मुझे इजी होता था उसको सॉल्व करने में और अंडरस्टैंड करने में कि अब मेरे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो डेफिनेटली टीचिंग के हैं तो टीचिंग के आएंगे, रिसर्च के हैं तो रिसर्च, ताकि वो माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती थी। तो बहुत ही स्ट्रेटेजी जो मेरी थी वो IFAS से भी मैच हो गई थी, तो वो काफी मेरे लिए हेल्पफुल था। तो मैंने काफी सारे आपके लाइव सेशंस और हमेशा ही ज्वाइन किए हैं सर, वो तो पता ही है, मैं लाइव चैट कमेंट में आपको मिल जाती थी। यस तो ये आई थिंक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए। यस, और एक क्वेश्चन है मेरा सवाजी आपके, पेपर 2 बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या होता है ना, पेपर 2 में उनका मतलब पेपर 2 का आपका अप्रोच क्या था? मतलब आप एक स्टूडेंट्स को क्या बताना चाहोगे, जो एस्पिरेंट्स हैं उनको क्या बताना चाहोगे कि सबसे पहले कंसेप्ट को क्लैरिटी करना है या फिर सबसे पहले आपको MCQ सॉल्व करना है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ MCQ सॉल्व करना चाहते हैं। ओके, तो आपका इसमें क्या टेक ऑन है? सर कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज क्वेश्चंस कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं पूछते,
और ये शायद न्यू पैटर्न है जो कोई भी क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, हर चीज का अप्लाइड जो है अप्रोच आपको फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक पहले आप कंसेप्ट पढ़िए, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करिए, तो वो ही बेनिफिशियल है। और बट एमसीक्यूज भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज आपको वो अप्रोच फाइंड आउट करना है कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कैसे देंगे, आप कैसे गेस वर्क करेंगे, कैसे रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करेंगे। और क्योंकि जब हम एग्जाम देते हैं तो हमें सारे ऑप्शंस आइदर राइट लगते हैं या रॉन्ग लगते हैं, तो उसमें से जो बेस्ट फिट फाइंड आउट करना होता है वो एक्चुअल में मतलब इट्स एन आर्ट। तो आई थिंक एमसीक्यूज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट कंसेप्ट क्लैरिटी इज बेसिक, उसके बाद ही आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू सवाजी, जो भी हमारे एस्पिरेंट्स आगे आने वाले एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक ही सजेशन दूंगा यहाँ पे कि सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट को क्लैरिटी कीजिए, कंसेप्ट लाइए। मतलब सवाजी ने क्या किया था, सवाजी ने एक एक यूनिट को लेके चले थे। मतलब यूनिट 1 अगर वो कवर कर दे रहे हैं, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, अगर उन्होंने एक यूनिट कवर किया तो उस यूनिट के ऊपर क्वेश्चंस, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। मतलब आप हमेशा आपको बेबी छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, जितना ज्यादा आप छोटे छोटे स्टेप्स लेके जाओगे उतना ही ज्यादा आपको आगे सक्सेस देखने को मिलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सवाजी मेरे आपके लिए ये है कि क्या आपने कोई स्टडी मटेरियल्स यूज किया था इस एग्जाम को पढ़ने के लिए, क्लियर करने के लिए? स्टडी मटेरियल एज इन सर, एज सच मैं कोई बहुत ज्यादा रेफर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने कोई बुक रेफर नहीं किया, टाइम एक्चुअली सीरियसली कम था। तो मैंने यूट्यूब के जो लाइव सेशंस होते थे, तो पेपर 2 में तो ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं आईएफएस से तो मैं उनका नाम ले रही हूँ, बट मैंने पेपर 2 एक्चुअली आप ही के ही साइट से, जो यूट्यूब में आप लोग लाइव क्लासेस लेते हैं, उनसे ही कवर किया है। और नोट्स मैंने अपने खुद बनाए उन सेशंस के थ्रू। तो टॉपिक मेरे माइंड में था बिकॉज मैंने सिलेबस याद कर लिया था, तो मुझे वो कनेक्ट हो जाता था कि ये टॉपिक मेरे इस टॉपिक से ये क्वेश्चन है, तो मैं पर्टिकुलर जो सिलेबस वाइज मैंने अपनी कॉपीज बनाई हुई थी, मैं उसकी नोटिंग सेग्रीगेट करके करती थी हमेशा कि अगर कोई एचआरएम से रिलेटेड है तो वो मेरे उसी कॉपी में कवर होगा, ताकि वो क्लैरिटी जब मैं एग्जाम में लेके जाऊंगी तो आई थिंक वो मेरे लिए हेल्पफुल रहेगा। और वो एक्चुअली वर्क किया। ओके, तो इससे हमें एक चीज और इंफॉर्मेशन मिला कि नोट्स मेकिंग, आर्ट ऑफ नोट मेकिंग, आपका नोट जितना आपने अच्छे से बनाया होगा वो आपको एग्जाम टाइम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करेगा, राइट सवाजी? यस। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है कि कभी आपको ऐसे फील हुआ है कि पढ़ाई करने के टाइम में कि मैं बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेटेड हो रही हूँ, बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस आ रहा है, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फैमिली को देखना है, बेबी को देखना है, इतना स्ट्रेसफुल है, और ये एग्जाम भी धीरे धीरे इसका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, कंसेप्ट क्लैरिटी करने होते हैं, तो उस समय आप कैसे खुद को कैसे मोटिवेटेड कर रखते थे? सर ये वाली फीलिंग तो मुझे ऑलमोस्ट रोज आती थी बिकॉज लास्ट 5 ईयर्स से मैं पढ़ाई के टच में नहीं हूँ, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट किया है विद सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो आज के अभी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी अभी अपनी मतलब स्टडीज कंटिन्यू करके एग्जाम दे रहे हैं, तो मुझे लगता था कि मैं उनका पेस मतलब मैच नहीं कर पाऊंगी बिकॉज उनकी जो स्टडी अभी कंटिन्यूअसली चली आ रही है, तो उनका माइंडसेट वैसा डेवलप है, और मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सब चीज के साथ अपना वापस से वो स्टडी वाला माइंडसेट बनाना है, तो वो थोड़ा सा टफ सिचुएशन था। तो ये डिमोटिवेशन वाली फीलिंग तो रोज थी मेरे साथ, लेकिन बस मुझे ये लगता था कि शायद अभी डिमोटिवेट होने का टाइम भी नहीं बचा है, तो जो है बस अभी इस टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज कर लो, बस यही, अब ज्यादा से ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। इसीलिए मैंने वो टाइम कट किया जिस टाइम पे मैं डिमोटिवेट रहूं, और फोकस किया कि ठीक है, जो भी नेक्स्ट टॉपिक में भी जितनी देर मैं सोचूंगी कि कुछ नहीं हो रहा है, तो देर में मैंने कोई नया टॉपिक कवर कर लिया। तो जो भी, क्योंकि मेरे पास सिलेबस डेफिनेटली मैंने बताया याद किया हुआ था, ये एक मंत्रा है जो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सबके काम आएगा। तो मुझे जो भी लगता था मेरा जो नया अपकमिंग टॉपिक है, तो मैं उसके वीडियोस देख लेती थी, उसके कंसेप्ट्स पढ़ लेती थी जब भी मुझे ऐसी फीलिंग आती थी, और वो कॉन्फिडेंस गेन कराता था मुझे। ओके, तो मुझे याद है सवाजी, आपने मेरे क्लास में ज्वाइन किया था, मैं वहाँ पे फॉर्मल फैलेसी, इनफॉर्मल फैलेसी बता रहा था, तो आपने मुझे 2 बार पूछा। आई रिमेम्बर फॉर्मल फैलेसी क्या होता है, आपको समझ नहीं आया था। मुझे पता है, आपने बोला भी था कि सर मैं ये टॉपिक को पहली बार पढ़ रही हूँ, मेरे को इतना क्लियरिटी नहीं है। आई रिमेम्बर, और पेपर 1 के क्लासेस में आप हमारे साथ बहुत टॉपिक में आए हो, तो मैं मतलब यही मतलब आपके लिए बहुत ही खुश हूँ कि आपने हमारे साथ जुड़े,
ओके, यूट्यूब सेशंस अटेंड किए और उससे आपको बहुत ही ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स हुए। ओके, तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ से सबाजी से ये सीखने को मिलता है कि कभी भी लाइफ में नेगेटिव नहीं रहना है। ओके, तो देखो नेगेटिविटी के तरफ हमें मूव करना ही नहीं है। अब जैसे सवाजी को भी स्ट्रेस आता था, आपको भी स्ट्रेस आता होगा, सभी को लाइफ में सभी को स्ट्रेस आता है, बट हमें उस स्ट्रेस को कंट्रोल करना है। अगर आप उस स्ट्रेस के ऊपर बोलोगे कि हाय मेरे से नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो नहीं होगा। आपको उसको बाजू में रखना है, उसको साइड में रखना है और उससे क्या पॉजिटिविटी निकाल सकते हो, जो कि सवाजी ने किया। सवाजी ने क्या किया कि उनको लगा, उनको स्ट्रेस आ रहा था, बट वो बोले कि स्ट्रेस अभी लेके कुछ फायदा नहीं है। तो स्ट्रेसफुल सिचुएशन को बाजू में रखो, जो पॉजिटिव जो आपके हाथ में है उसी के ऊपर फोकस करो। ओके, तो सवाजी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने रिवीजन कैसे किया? आपने तो मान लीजिए पढ़ लिए, आपने सारे नोट्स बना लिए, फिर आपने रिवीजन कैसे किया? रिवीजन कैसे किया? उसके साथ साथ आपने कोई टेस्ट कैसे देते थे, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सर रिवीजन तो मैंने जो भी अपने नोट्स बनाए थे, जो भी सेशंस देख के वो मैंने अपनी वो कवर किए, और साथ में सिर्फ एमसीक्यूज की कोई टेस्ट सीरीज तो ऐसे नहीं की, बट मैंने फिर लास्ट आई थिंक 5 to 6 डेज में सिर्फ और सिर्फ वही वीडियोस कवर किए जिसमें एमसीक्यूज थे, बिकॉज उस टाइम पे कंसेप्ट कवर करने का टाइम नहीं था। तो वो एक अप्रोच फाइंड आउट करना था मुझे कि मैं एग्जाम को कैसे टाइम मैनेज कर पाऊँ। उस टाइम को मैनेज मैंने फिर एमसीक्यूज का अप्रोच, जैसे आप बताते थे कि गेस वर्क करो, कैसे लिटरेट गेस करते हैं, कौन सा मतलब हमें गलत जो ऑप्शन है वो हटाना है, कैसे सही ऑप्शन फाइंड आउट करना है, तो वो सारे अप्रोचेस सीखने के लिए लास्ट 5 डेज मैंने डेडिकेट किए थे, और सिर्फ मैंने एमसीक्यूज जो है वीडियोस देखे और कोशिश की उसको खुद से सॉल्व करने की। यही मेरा अप्रोच था। बाकी मेरे खुद के अपने मैंने नोट्स बनाए थे, जो भी मैंने वीडियो से देखे वो मैंने रेलिवेंट वो सारी पढ़ाई करके गई थी। मतलब जो मैंने पढ़ा था सर उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ के गई थी। जो नहीं आता उसकी बात नहीं करूंगी, बट जो मुझे आता था तो आई विल से कि हाँ ये टॉपिक आई हैव कवर्ड, उससे फिर कैसे भी क्वेश्चंस आ जाए मैं उसको क्रैक कर लूंगी। ओके, मतलब आपने एक टॉपिक को उठाया और उस टॉपिक में ऐसे प्रिपेयर किया कि अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आ जाए, कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चंस पूछ ले, तो वो क्वेश्चंस मेरा राइट होना ही चाहिए। राइट सवाजी? हाँ सर, जो पढ़ा है वो सही होना चाहिए। यस, तो आप भी वही स्ट्रेटेजी अपना सकते हो। स्टूडेंट्स देखिए, आप जो पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के लिए जा रहे हो 10 के 10 यूनिट आपको कवर करवाना है, 10 के 10 यूनिट आपको कंप्लीट करना है, तब जाके आपको एग्जाम हॉल में जाना है। नहीं, आप अपना, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, स्वॉट एनालिसिस कर लीजिए। आप अपना स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर लीजिए। कौन सा एरिया पेपर 1, पेपर 2 में कौन सा एरिया आपका बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा एरिया वीकनेस है जिसके ऊपर आपको काम करना है। देखो, स्ट्रॉन्ग एरिया जहां से भी क्वेश्चन आए आप कर लोगे, तो सबसे पहले आपको अपना वीक एरिया को आइडेंटिफाई करना है, वीक एरिया के ऊपर फोकस कीजिए, उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। राइट सवा? यस सर। मैंने जैसे अकाउंट्स को ज्यादा टाइम दिया था इनिशियली, बिकॉज वो मुझे लग रहा था कि वो मेरे लिए फिलहाल टफ है, तो मैंने उसको पहले कवर किया, और बाद में जो मेरे लिए इजी पोर्शन था उसको मैंने लास्ट में पढ़ाई की, बिकॉज वो मुझे पहले से थोड़ी कंसेप्ट्स आते थे, तो जो मुझे नहीं आते थे वो भी मेरा कवर हो गया, और जो आते थे वो मैंने लास्ट मोमेंट में पढ़ाई की तो वो भी रिकॉल हो गया। तो इसके थ्रू काफी सारे टॉपिक्स मेरे कवर हो गए थे एग्जाम देने जाने से पहले। ओके सवाजी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके हिसाब से कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, पेपर 1 और पेपर 2, या फिर आपने बराबरी से पेपर 1 को पेपर 2 को प्रिपेयर किया? सर दोनों इम्पोर्टेंट है। कोई भी हम मिस नहीं कर सकते हैं, कोई भी टॉपिक इसमें। तो मैंने दोनों को, स्ट्रेटेजी भी सेम थी, बस टाइमिंग मैंने पेपर 1 पेपर 2 को सेग्रीगेट एज सच नहीं किया था। सिंस 300 क्वेश्चंस हैं तो 50 अगर पेपर 1 के हैं तो मैंने उसके अकॉर्डिंग उसको टाइम दिया, 100 पेपर 2 के हैं तो उसके अकॉर्डिंग, इसलिए मैंने पेपर 2 को हमेशा ज्यादा टाइम दिया और पेपर 1 को कंपैरेटिवली कम टाइम दिया था ओके प्रिपेयर करने के लिए। ओके, तो सवाजी जैसे आपका डेली स्टडी रूटीन क्या था? मतलब डेली बेसिस में आप कैसे प्रिपेयर करते थे, कैसे पढ़ते थे? काम करके आते थे, पीएचडी कोर्स वर्क करके आते थे, फिर फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर देखते थे, फिर आप पढ़ाई के लिए कौन सा टाइम आपके लिए सूटेबल होता था? ओके सर, पढ़ाई के लिए तो जब मैं कॉलेज आती थी, अपना कोर्स वर्क की स्टडीज चल रही है, तो मेरे पास घर पे जाके पढ़ने का तो ऑप्शन नहीं था, क्योंकि घर पे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हर जगह इन्वॉल्वमेंट रहती है, और फिर बेबी को भी टाइम देना होता था, तो इसीलिए जो मैं कॉलेज आती थी वो टाइम मैंने मैक्सिमम यूटिलाइज किया अपना। तो जो भी मेरी क्लासेस के बाद टाइम बचता था तो वो मैं यहाँ पे कवर करती थी अपने मतलब कॉलेज में, और यहीं पे ही मैंने पढ़ाई की है सारी। यस,
तो इससे देखिए, इससे जो भी हमारे वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर जो भी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनके ऊपर, उनसे इनसे सवाजी से हमको ये सीखने को मिल रहा है कि जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसका फुलेस्ट पोटेंशियल में उसका यूटिलाइज कीजिए। राइट सवाजी? राइट सर, जो गैप मिल रहा है उसको यूटिलाइज करिए। यस, मतलब अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचो कि मेरे पास मेरा फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ऐसा अगर आप सोचोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। तो आपको मोटिवेटेड रहना है, जहां जहां आपको अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है उसका फुलेस्ट यूटिलाइज कीजिए, जहां से मिल रहा है वहां से पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, और जैसे ऐसे पढ़िए जैसे सवाजी ने पढ़ा है कि एक एक यूनिट को बारीकी से पढ़िए और ऐसे पढ़िए जैसे उस क्वेश्चन से, उस यूनिट से एक भी क्वेश्चन अगर आता है तो वो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओके, तो सवाजी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं, जो भी फ्यूचर नेट एस्पिरेंट्स जो आगे देने वाले हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स दोगे? ओके सर, मेरा टिप्स तो ये है कि जो भी हमारा सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर किसी को लग रहा है उनके पास टाइम कम है या फिर टाइम है भी, तो रिलीजियसली अपना जो भी स्ट्रेटेजी बनाए उसको फॉलो करें, तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो जो भी आप स्ट्रेटेजी बहुत ही टफ नहीं बनाए अपने लिए, रियलिस्टिक बनाएं, और लेकिन उसको फॉलो करने के लिए आप बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करें कि वो कवर करना ही है। जब भी आपको लग रहा है आप डिमोटिवेट हो रहे हैं, तो आप ऐसा कोई टॉपिक ले लें जो आपको लगता है अभी कवर नहीं हुआ है। तो जब आपको कोई नया कंसेप्ट आप पढ़ते हैं तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं कि चलो हमें ये नहीं पता था, ये नया टॉपिक हमने पढ़ लिया। तो जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं डिमोटिवेट हो रही हूँ या मेरे से नहीं हो पाएगा, तो मैंने हमेशा वो टॉपिक उठाया है जो मुझे नहीं आता था, और उसको पढ़ के मुझे वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा इंक्रीज हो जाता था। तो यही हमेशा मैंने अप्रोच रखा है कि आप बस अपने जो भी स्ट्रेटेजी बनाएं और उसको फॉलो करें, और एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं, किसी से भी डाइवर्ट नहीं हो, बिकॉज आप जो अपने लिए, अपने बारे में खुद से बेहतर कोई और नहीं जानता। तो मेरा तो बस यही स्ट्रेटेजी है सर। ओके, तो सवाजी कमिंग टू द एग्जाम आवर, ओके, एग्जाम आवर में जो हमारे 3 आवर्स एग्जाम ड्यूरेशन होते हैं, क्या वहां पे आपको ऐसा लगा कहीं पे कि आप डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो, या फिर कौन सा क्वेश्चंस आ नहीं रहा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा होता है कि लगातार उनको 10 क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स डिमोटिवेटेड फील हो जाते हैं। तो आपको ऐसे कभी एग्जाम ड्यूरेशन में, एग्जाम आवर में ये फील हुआ है कि ये क्वेश्चंस में से नहीं आ रहा है, मैं इसको कैसे सॉल्व करूं? तो 3 आवर्स का अप्रोच आपका क्या था? सर 3 आवर्स का अप्रोच मेरा ऐसा था कि मैंने पेपर 2 से पहले स्टार्ट किया, क्योंकि पेपर 2 में जो भी क्वेश्चंस हैं, पेपर 1 में मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल्स आते हैं जो हमें फैसिनेटिंग लगता है सॉल्व करना, बस हमें लगता है कि अगर कुछ आंसर आ रहा है तो हम उसको सॉल्व करते जाएं। तो इसीलिए मैंने पेपर 1 को बाद के लिए रखा, बिकॉज टाइम कम रहेगा तो एटलीस्ट मैं वहाँ पे टाइम नहीं अपना वेस्ट करूंगी। मैंने पेपर 2 को पहले अच्छे से किया और उसके बाद फिर मैं पेपर 1 में शिफ्ट हुई, और वो डेफिनेटली बहुत बार लगेगा, लेकिन वो आपको 3 घंटे में ये दिमाग में आने नहीं देना है, ये आपको पहले से प्रिपेयर्ड होके जाना है कि आप डिमोटिवेट उस टाइम पे नहीं हो सकते, बिकॉज वो एक्चुअल प्लेग्राउंड है जहां आपको परफॉर्म करना है। अदरवाइज आपने जो भी पढ़ा है वो सब वेस्ट हो गया, और मे बी अब यूजीसी तो एग्जाम भी 1 ईयर में ले रहा है, तो आपका सारा प्लान 1 ईयर शिफ्ट हो जाएगा नेक्स्ट। तो वो 3 आवर्स जो है उसमें आप डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है सर। तो बस आपको बहुत ही काम माइंड से जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको, अपने जो भी अप्रोच आपने जो सीखा होगा एग्जाम को मतलब क्लियर करने का, वो आपको वहां पे फॉलो करना है। इंटरेस्ट में से क्लियर हो जाएगा। ओके, वेरी वेल सेड सवाजी। तो मेरे को सवाजी ये बताइए कि आपको कितने टाइम लगे आपको इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए? सर एक्चुअल पढ़ाई तो मैंने स्टार्ट की थी लाइक 2 मंथ्स जो एग्जाम से पहले। 2 मंथ्स भी इसलिए हो गया सर बिकॉज एग्जाम भी पोस्टपोन्ड हो गया था, अदरवाइज मुझे शायद 1 मंथ मिलता। तो 2 मंथ्स मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, जो मैंने अपनी 2 आवर वाली स्ट्रेटेजी बनाई थी, और वो काफी मेरे लिए फ्रूटफुल रही। तो 2 मंथ्स। ओके, तो जैसे सवाजी आपने मुझे एक बार क्लास में वो बताया था कि सर मैं नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, तो आपका इसी अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया सवाजी कि आपने मतलब फ्यूचर के लिए सोचा था, बट आपको वो जो फ्यूचर में मिलने वाला था वो प्रेजेंट में ही मिल गया, तो उससे खुशी वाली बात और कुछ नहीं हो सकती। तो सवाजी ये बताइए कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे आपका नेट हो गया, अभी आप पीएचडी कर रहे हो, तो फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है? फ्यूचर में जेआरएफ के लिए जाओगे या फिर नेट में ही आप खुश होगे?
सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैं अभी तक प्रैक्टिस फॉलो कर रही हूँ अपनी स्ट्रेटेजी की, उसको अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म फॉलो कर लूँ तो आई थिंक मैं मतलब जेआरएफ के लिए भी मतलब ट्राई कर सकती हूँ। सो मे बी नेक्स्ट जो भी है जेआरएफ के बाद फिर किसी और कहीं अच्छे से मतलब किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या जॉब के लिए मतलब ऑप्शंस काफ़ी सारे ओपन हो जाते हैं, तो आई गो फॉर जेआरएफ। ओके, सो ऑल द बेस्ट सवाजी फॉर द फ्यूचर। आई होप आप जिस भी लाइन में जाएंगे डेफिनेटली आपको वहाँ सक्सेस मिलेगा। ओके, तो ये थे हमारे साथ सवाजी जिन्होंने हमारे साथ जुड़े थे। ओके, उन्होंने बहुत ही मेहनत किया, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज, बेबी और उसके साथ साथ अपना पीएचडी का कोर्स वर्क, काम के साथ साथ उन्होंने मोटिवेशन अपने आप रखा। मोटिवेटेड होके उन्होंने डेली एक शेड्यूल बनाया, डेली एक स्ट्रेटेजी बनाया, डेली बेसिस में उन्होंने जो भी स्ट्रेटेजी बनाया उसके ऊपर काम किया है। जैसे हम बोलते हैं ना, हम स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, स्ट्रेटेजी तो हर कोई बनाता है, बट स्ट्रेटेजी को जैसे हम अपने पढ़ते हैं मैनेजमेंट में, स्ट्रेटेजी को बनाना, स्ट्रेटेजी को आपने तो फॉर्मुलेट कर लिया, बट स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना सबसे बड़ी बात है। तो सवाज जी ने हमें यही बताया कि जो भी स्ट्रेटेजी बना रहे हो, जो भी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर रहे हो, उसको प्रॉपरली आपको इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंट के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपने जो भी काम कर रहे हो क्या वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, तो ये थे हमारे साथ सवाजी जिन्होंने एग्जाम को क्लियर किया, यूजीसी नेट एग्जाम को। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग विथ मी। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। डेफिनेटली आप सभी को जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेफिनेटली आपको बहुत ही ज्यादा सक्सेस मिलेगा। एंड डेफिनेटली देखिए, सवाजी से आपको ये सीखना है कि प्रॉपर स्ट्रेटेजी होना चाहिए। ओके, प्रॉपर फ्रेम ऑफ माइंड होना चाहिए, मोटिवेटेड रहना है। को कभी भी ऐसे मत फील कीजिए कि मैं डिमोटिवेटेड हो रहा हूँ। ओके, तो मोटिवेटेड रहना है, डेफिनेटली पेशेंस रखिए, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा, बस मेहनत करते रहिए। ओके, सो विद दैट नोट, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।